बच्चों हमारा अध्याय चल रहा है 4 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं किल्कित गैल्वेनोमीटर और साथ में हम पढ़ेंगे धारामापी का एमीटर में रूपांतरण। तो चलिए आप कॉपी और पेन लीजिए और हेडिंग डालिए किल्कित गैल्वेनोमीटर। देखिए हम बात करें किल्कित गैल्वेनोमीटर, इसका अन्य नाम भी है, धुराग्रस्त भी बोलते हैं, इसे रुद्धोल भी बोलते हैं, कई नामों से पुकारा जाता है। किल्कित कहेंगे, धुराग्रस्त कहेंगे, रुद्धोल कहेंगे, तो आप किसी भी नाम से इसको पहचान सकते हैं। बनावट की बात करें कि किल्कित गैल्वेनोमीटर की बनावट कैसी होती है, तो इसमें क्या होता है, गैल्वेनोमीटर को आप धारामापी भी कहते हैं। किल्कित धारामापी में अधिक फेरों की विद्युत रोधी तांबे की तार एक आयताकार कुंडली होती है। इसमें क्या होता है, विद्युत रोधी तांबे की तार की क्या होती है, एक आयताकार कुंडली होती है, जिसे क्या करते हैं हम एक आयताकार फ्रेम पर लपेटते हैं। तो आप इसकी बनावट में क्या लिखेंगे, किल्कित धारामापी में अधिक फेरों की विद्युत रोधी तांबे तार की एक आयताकार कुंडली होती है, जिसे एक आयताकार फ्रेम पर लपेटते हैं। फिर क्या करते हैं, इस कुंडली को कहां रखते हैं, इस कुंडली को दो शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के मध्य रखा जाता है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ, तो अपन लिख देंगे नॉर्थ और साउथ के मध्य रखा जाता है। ठीक है, कहां रखते हैं हम, नॉर्थ और साउथ के मध्य रखते हैं। साथ में बच्चों इस फ्रेम में नरम लोहे का बेलन क्रोड भी क्या होता है, उपस्थित रहता है। ठीक है, चित्र कुछ इस तरह होता है, यहाँ पे आपको चित्र दिखाया गया है, तो आप ये चित्र भी बनाएंगे वहाँ पे। ये अपने पास नॉर्थ है, ये साउथ है, अपने पास क्या है, ये बेलनाकार क्रोड है, इधर कुंडली लगी हुई है आयताकार। ठीक है, आगे हम चाहें तो लिख सकते हैं कि कुंडली के फ्रेम की धुरी के सिरे किन्हीं दो किलक पर व्यवस्थित होते हैं। कुंडली का जो फ्रेम है उसका ध्रुव क्या होता है, दो किलक पर व्यवस्थित रहता है। क्यों रखते हैं, जिससे क्या हो, कुंडली के धुरी के सारे स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सकती है। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक क्या करे, वो राउंड लगा सके, घूम सके। किलक जिसे आप चूल भी कहते हैं, इसके नजदीक कुंडली के दोनों सिरों पर दो स्प्रिंगें परस्पर विपरीत क्रम में लपेटी रहती है। स्प्रिंग होती है दो, परस्पर क्या होते हैं, विपरीत क्रम में लपेटे होते हैं। देखिए यहाँ पे स्प्रिंग है अपने पास, ये भी स्प्रिंग है। ठीक है, दो स्प्रिंगें होते हैं, वो कुंडली घूमेगी, स्प्रिंग भी क्या होगा, घूमेगा और एक दूसरे का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। इसी सिद्धांत पे है। ये दोनों स्प्रिंगें कुंडली के घूर्णन पर मरोड़ी बल युग्म उत्पन्न करती है। मरोड़ने के बाद जो बल आता है ना, उसको हम बोलते हैं मरोड़ी बल युग्म। कब करते हैं, जब ये क्या करते हैं, घूर्णन करती है। और ये क्या होते हैं, दो टर्मिनल है T1 और T2 से जुड़े रहते हैं। दोनों टर्मिनल, एक तो ये देखिए आपके पास चित्र में दिख रहा होगा आपको, ये T1 और ये T2, इससे क्या होते हैं, ये जुड़े होते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अपने पास स्प्रिंग है, विपरीत क्रम में है, मरोड़ी बल उत्पन्न होता है। क्लियर यहाँ तक, चलिए यहाँ तक अपन ने लिख लिया। आगे लिखेंगे हमें कुंडली का विक्षेप ज्ञात करने के लिए क्या करना चाहिए। हमें देखना तो विक्षेप ही है ना, कि कितना घूमा। तो कुंडली का विक्षेप ज्ञात करने के लिए एक हल्का संकेतक कुंडली से क्या रहता है, जुड़ा रहता है, और साथ में ये कौन से पैमाने पर घूमता है, ये वर्ताकार पैमाने पर घूमता है। ये जो संकेतक होता है ये क्या होता है, वर्ताकार पैमाने पे घूमता है। देखिए यहाँ पे ये रहा, इस पे घूमेगा। ठीक है, संकेतक क्या होगा, इस पे घूमेगा, वर्ताकार पैमाने पे घूमेगा। समझ गए बात को। चलिए आगे लिखते हैं हम कि किल्कित कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता निलंबित कुंडली धारामापी की तुलना में कम होती है। इससे पहले हमने निलंबित धारामापी पढ़ा और अभी हम क्या कर रहे हैं, किल्कित पढ़ रहे हैं। किल्कित धारामापी की सुग्राह्यता निलंबित धारामापी की सुग्राह्यता की तुलना में कम होती है, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन उसके बावजूद भी हम इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि उपयोग की दृष्टि से अधिक सुविधाजनक होता है ना। इसका उपयोग करना क्या है, काफ़ी सुविधाजनक है। इसी के कारण क्या करते हैं, हम अधिक उपयोग में लेते हैं। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं इसकी क्रियाविधि क्या है। क्रियाविधि की बात करें, यानी कार्य कैसे करता है। देखो, जब आप कुंडली में अल्प धारा आई होती है तो एक विक्षेपक बल आघूर्ण कार्य करता है, और वो किसके बराबर होता है, टो होता है। और अपन जानते हैं टो क्या होता है, NIAB के बराबर होता है। तो ये अपना विक्षेपक बल युग्म आ गया, है ना। इस विक्षेपक बल युग्म के कारण कुंडली क्या होती है, घूमती है। और जैसे ही कुंडली घूमती है तो स्प्रिंगे क्या होती है, लिपट जाती है। स्प्रिंगे क्या होगी, लिपट जाएगी कुंडली के घूमने से, और वो क्या करेंगे, कुंडली के इस घूर्णन का विरोध करने लगती है। यानी विपरीत बल लग गया कुल मिला के, और इस विरोध को क्या कहते हैं, स्प्रिंगों में ये बल युग्म क्या कहलाता है, प्रत्यानन बल युग्म कहलाता है। ये क्या कहलाता है अपना, प्रत्यानन बल युग्म कहलाता है। ठीक है, होता क्या है, जब आपका विक्षेप बल युग्म
और प्रत्यारण बल दोनों क्या हो, बराबर हो जाएं, भाई विक्षेप बल की बात कर रहे हैं और प्रत्यानयन बल आघूर्ण की बात कर रहे हैं, दोनों बराबर हो जाएं और विपरीत स्थिति में आ जाएं, तो क्या होगा, जब बराबर हो जाता है और विपरीत स्थिति में आएगा तो वो क्या हो गया, साम्य की अवस्था आ जाती है। वहां पर क्या होती है, साम्य की अवस्था आ जाती है। तो ये कहेंगे इस वक्त कुंडली क्या है, साम्य अवस्था में आ जाती है। और कुंडली का जो घूर्णन कोण है जिसे आप विक्षेप कहते हैं, इस वक्त हम क्या करते हैं, जो घूर्णन कोण आ रहा है, विक्षेप आ रहा है, उसको संकेतक द्वारा पढ़ लेते हैं या फिर नाप लेते हैं। कहां पे, अभी बताया संकेतक कहां होता है, वर्ताकार पैमाने पर। तो कहने का मतलब है जब विक्षेप बल युग्म तथा प्रत्यानयन बल आघूर्ण दोनों बराबर और विपरीत दिशा में होते हैं उस वक्त साम्य अवस्था आती है। इसी समय हम क्या करते हैं, कुंडली का घूर्णन कोण को मापते हैं, जिसे हम संकेतक द्वारा लगा रखा है हमने। संकेतक कहां लगा हुआ है, वर्ताकार पैमाने पे। ये इसकी क्या है, क्रियाविधि है। बच्चों इसका एक नाम और है, वेस्टर्न धारामापी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। कौन सा, वेस्टर्न धारामापी के नाम से भी जानते हैं। इसी धारामापी का हम क्या कर सकते हैं, एमीटर में रूपांतरण कर सकते हैं और वोल्ट मीटर में भी क्या कर सकते हैं, रूपांतरण कर सकते हैं। ठीक है, इसी धारामापी का क्या करते हैं, वेस्टर्न बोल सकते हैं, किलकित बोल सकते हैं, रुद्धोल बोल सकते हैं अपन। इसका रूपांतरण किस में होता है, एमीटर में भी होता है और वोल्ट मीटर में भी होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, किलकित गैल्वेनोमीटर क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों हम काम में लेते हैं, है ना, ये बात क्लियर है। तो चलिए अगले हेडिंग डालिए आप, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में रूपांतरित करना। कौन सा होगा, कौन सा गैल्वेनोमीटर होगा, किलकित वाला ही होगा। अभी मैंने आपको बताया किलकित को ही बदलते हैं, तो किलकित गैल्वेनोमीटर को हम किस में बदलेंगे, एमीटर में बदलेंगे। वैसे आपको ये ध्यान तो होगा ही, एमीटर क्या काम आता है, धारा मापने के काम आता है। और वोल्ट मीटर क्या काम आता है, वोल्ट मीटर विभव नापने के काम आता है। दो बिंदुओं पे उत्पन्न विभवांतर को मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। और परिपथ में कितनी धारा बह रही है इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, धारा मापी एमीटर का प्रयोग करते हैं। तो अपन हम यहां पढ़ने जा रहे हैं गैल्वेनोमीटर को एमीटर में रूपांतरित करना। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए शंट का प्रयोग किया जाता है। अब ये शंट क्या चीज है, ये तो पता होना चाहिए ना मैं कि भाई ये शंट क्या चीज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शंट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग यही डाल लीजिए इसके अंदर, शंट। शंट क्या चीज है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए उसके, ध्यान देना, कौन से क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ा गया अल्प प्रतिरोध शंट प्रतिरोध कहलाता है। परीक्षा में हमसे पूछा जा सकता है शंट प्रतिरोध क्या होता है। तो हम कहेंगे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए उसके समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़ा जाता है। इस अल्प प्रतिरोध को शंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। दो बात याद रखना, एक तो क्या होता है, इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, किसका, शंट का। कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, तो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए कौन से क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसके हम क्या करें, प्रतिरोध की गणना कर लें, शंट प्रतिरोध की गणना करें। अब ये तो बच्चों आपको पता है कि जब हम प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है, याद कीजिए। पहले अपन ने कई बार कर लिया, प्रतिरोधों का हमने समांतर क्रम भी देखा और श्रेणी क्रम भी देखा। तो ये आपको अच्छी तरह पता है कि जब आप समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो विभव क्या होता है, विभव क्या होता है, बराबर होता है। और श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो धारा बराबर होती है। ठीक है, इसी का हम प्रयोग करेंगे कि शंट प्रतिरोध धारामापी के समांतर क्रम में संयोजित है, अतः विभवांतर का मान क्या हो गया, समांतर हो गया। VS बराबर VG। VS का मतलब शंट में विभव, VG का मतलब धारामापी में विभव। ओम के नियम जानते हैं आप, ओम के नियम से V बराबर होता है IR। V बराबर क्या हो गया, IR। तो मैं यहाँ पे VS बोल रहा हूँ, तो VS यानी शंट का प्रतिरोध निकालना चाहते हैं हम, तो VS बराबर क्या होगा, VS हो गया, बताइए I है ना, I और R। तो I की जगह तो क्या करेंगे हम, IS लिख देंगे और R की जगह क्या करेंगे, RS लिख देंगे। कहने का मतलब शंट में प्रवाहित धारा और शंट का प्रतिरोध हो गया। ऐसे ही जब आप VG निकालोगे, तो ये बात कर रहे हो गैल्वेनोमीटर के लिए, तो इसको हम क्या करेंगे, IG और RG लिख लेंगे ताकि पहचान हो जाए। ठीक है, तो इस ओम के नियम से हमने ये लिखा है IS RS बराबर IG RG। यहां से मैं क्या करता हूं, मुझे क्या ज्ञात करना है, अपने को ज्ञात करना है शंट का प्रतिरोध RS। यहां से RS निकाल लेते हैं, इस IS को इसके नीचे दे देते हैं, तो ये गया इसके नीचे, ये हो गया IG, ये था ही अपने पास, फिर RG बटे में क्या हो गया, IS हो गया। क्लियर यहां तक।
अपन ने मान ली जो कुल धारा है वो कितनी है, आई है। कंप्लीट धारा क्या है, आई है। ये धारा किसके बराबर होगी, यहाँ पे दो ही तो उपकरण है आपके पास, कौन कौन सा, एक तो संट है, दूसरा गैल्वेमीटर है। दोनों में जो धारा जा रही है उसके योग के बराबर होगा, यानी आई एस जो संत की धारा है और आई जी इनके योग के बराबर होगा। आई जो होगा मेरा आई एस प्लस आई जी होगा। मुझे क्या करना है, यहाँ से आई एस निकालना है, तो यहाँ से आई एस निकालूंगा तो ये तो होगा, ये आई एस निकालूंगा तो आई माइनस कितना हो जाएगा, आई जी हो जाएगा। आई एस क्या हो गया, आई माइनस आई जी। बस यहाँ पे क्या करें, आई एस का मान रख दो। आई एस का हमने मान रखा तो अपने पास आर एस का मतलब है संट का प्रतिरोध क्या हो गया, ये हो गया आई जी आर जी बटे में आई माइनस आई जी। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ें हैं लिख देंगे। आर एस क्या है, आर एस आपका संट का प्रतिरोध है। आई जी क्या है, धारा मापी में प्रवाहित धारा है ना। और आर जी क्या हो गया, गैल्वेमीटर यानी धारा मापी का क्या है, प्रतिरोध है। आई क्या है, पूरे परिपथ में जो धारा बह रही है कुल धारा है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा है। क्लियर यहाँ तक, तो ये आपके पास समीकरण आ गया। अब चाहे तो इसको क्या करें, वज्र गुणा भी कर सकते हैं। हमने वज्र गुणा किया, आर एस को आई माइनस आई जी से गुणा किया, तो ये हो गया आर एस आई माइनस आई जी, इधर हो गया आई जी और आर जी। मैं चाहता हूं आई जी कॉमन आ जाए, तो आई जी कॉमन लेने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, वापस से खोलना पड़ेगा। खोल दिया मैंने, ये आर एस आई आ गया और फिर ये आर एस और क्या हो गया, आई जी आ गया। आर एस आई जी को उधर ट्रांसफ़र कर दो, तो जैसे ही उधर ट्रांसफ़र करोगे तो देखिए क्या होगा, ये आर एस आई जी उधर गया, यहाँ लिख देता हूँ, अपने पास आ गया बच्चों आर एस आई बराबर, ये उधर चला जाएगा आर एस आई जी, और पहले से क्या था, आई जी और आर जी था। ठीक है, ये आई जी। अब देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, आई जी कॉमन आ रहा है, तो हमने दोनों में आई जी कॉमन ले लिया, अंदर बच गया आर एस प्लस आर जी, आर एस प्लस आर जी। तो यहाँ से क्या करें, इस आई जी का मान निकाल लेते हैं, और इस आई जी का मान निकालते हो, यहाँ से इस आई जी का निकालेंगे तो इसके बटे में आ जाएगा। ये क्या होगा, इसके बटे में आ जाएगा। जैसे इसके बटे में लाते हैं तो आई जी बराबर हो गया आर एस आई बटे में क्या हो गया, आर एस प्लस आर जी। चाहे तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, ये आई गुणा ये हो गया आर एस बटे में आर एस प्लस आर जी, ये अपन ने इस तरह लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है गैल्वेमीटर में जो धारा बह रही है वो क्या हो रही है, कुल धारा का यानी मुख्य धारा का कितना भाग है, तो आर एस बटा आर एस प्लस आर जी भाग है। तो इस तरह अपन निकाल सकते हैं, ये कह सकते हैं कि आई जी का मान मुख्य धारा का आर एस बटा आर एस प्लस आर जी का भाग होता है, उसका इतना भाग होता है ना। यानी इसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, अपेक्षित परास के धारा मापी बनाए जा सकते हैं। यानी आप क्या कर सकते हैं, आपको ये पता करना है कि मुझे धारा मापी से इतनी ही धारा बहानी है, तो उसके हिसाब से हम इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आर एस क्या है, आर एस क्या था, संट प्रतिरोध था, याद कीजिए आर एस क्या था, संट प्रतिरोध था। संट प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही कम होता है। संट प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो जब मैं इस आर एस को छोड़ दूंगा यहाँ से तो क्या बचेगा, नीचे वाले को छोड़ सकते हैं, बहुत ही कम है इसकी तुलना में, आर जी की तुलना में, तो ऊपर बचेगा आर एस, नीचे बचेगा आर जी। भाई अपन ने क्या किया, आर एस बहुत ही छोटा है, आर एस को हमने छोड़ दिया, तो एक कैलकुलेशन करके देख रहे हैं, तो आर एस को छोड़ दिया, ऊपर वाला तो बचेगा खैर, तो ये हो गया आर एस बटा आर जी, आर एस बटा आर जी। अब देखिए ऊपर वाला तो छोटा है, नीचे वाला क्या है, बड़ा है। जब नीचे वाली संख्या बड़ी होती है तो पूरा मान क्या होता है, कम आता है। पूरा मान क्या होता है, कम आता है। तो कहने का मतलब जो आई जी है वो क्या होगा, धारा बहुत कम बहेगी इसमें से। समझ गए बात को। खैर इसके बारे में हम आगे चर्चा और करेंगे। यहाँ तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई अपने को। यानी अपन क्या कर सकते हैं, प्रतिरोध की गणना कर ली, संट प्रतिरोध कितना होगा उसकी गणना कर ली, साथ में हमने ये गणना कर लिया कि धारा मापी जो है उसमें से धारा कितनी बहेगी, है ना। तो ये दोनों फॉर्मूले काम के हैं, कैलकुलेशन वगैरह करने के बहुत काम आते हैं। ठीक है, चलिए एमीटर की बात करें, जिस पे हम शुरू हुए थे कि आखिर एमीटर है क्या। तो एमीटर के बारे में भी आपने तो देख ही लिया। हम कह सकते हैं एमीटर एक अल्प प्रतिरोध किलकित कुंडली धारा मापी है। कैसा, अल्प प्रतिरोध का है। ठीक है, इसका उपयोग किस में करते हैं, जिसका उपयोग परिपथ में धारा मापने के लिए किया जाता है, और साथ में क्या करें, यह सदैव परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन,
एमीटर। ध्यान रखना, मैं धारा मापी की बात नहीं कर रहा। धारा मापी में शंट को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, लेकिन वो जो आपका बन गया उपकरण, जो बन गया, क्या बना वो उपकरण? एमीटर बना। इस एमीटर को हम क्या करते हैं, किसी भी परिपथ में जोड़ा जाता है तो एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए, गैल्वेनोमीटर का कुछ प्रतिरोध होता है। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है? थोड़ा सा प्रतिरोध होता है, और जब इसे आप क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो हम जानते हैं श्रेणी क्रम में जैसे जोड़ते हैं प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, प्रतिरोध का क्या होता है? मान बढ़ जाता है। और जब प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो परिपथ में क्या होगा? धारा के मान में कमी आ जाती है। सीधी सी बात है, प्रतिरोध बढ़ाओगे तो धारा क्या होगी? कम होगी, और इससे क्या होगा? पाठ्यांक में थोड़ी सी त्रुटि आती है। पाठ्यांक में क्या होता है? त्रुटि आ जाती है। इस त्रुटि को सही करना है। इस त्रुटि को सही करने के लिए क्या करें? कम करने के लिए क्या करें? अभी बताया आपको। धारा मापी के समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध लगाते हैं, है ना, जिसे क्या कहा था हमने? शंट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? शंट कहते हैं। इस प्रकार जो युक्ति आपकी बनी है ना, उसका प्रभावी प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम हो जाता है। जो युक्ति बना रहे हैं उसका जो प्रभावी प्रतिरोध है बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने शंट प्रतिरोध को कौन से क्रम में जोड़ा है? समांतर क्रम में जोड़ा है। और हम जानते हैं समांतर क्रम में जोड़ते हैं जो प्रभावी प्रतिरोध होता है वो कम होता है, और श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है? अधिक होता है। तो यहां हमने क्या किया? समांतर क्रम में जोड़ा, इसलिए प्रभावी प्रतिरोध क्या हो गया? कम हो गया, और परिपथ की धारा को प्रभावित नहीं करता है। भाई, जब आपका प्रतिरोध ही कम हुआ तो धारा को क्या करेगा? प्रभावित नहीं करेगा। और इस युक्ति को हम क्या कहते हैं? इसी युक्ति को एमीटर कहते हैं। समझ गए बात को? इस युक्ति को क्या कहेंगे? एमीटर कहेंगे। आप क्या देख रहे हो? एमीटर में क्या चाहिए? धारा अच्छी तरह बहनी चाहिए। धारा अच्छी तरह बहेगी कब? कब माप पाएगा? जब उसका प्रतिरोध क्या हो? कम हो। प्रतिरोध क्या हो? कम हो। तो अपन क्या करें? एक ऐसा एमीटर खोज लें जिसका प्रतिरोध शून्य हो। जिसका प्रतिरोध क्या हो? शून्य हो। उसको हम कहते हैं आदर्श एमीटर। आपसे पूछा जा सकता है कि आदर्श एमीटर क्या होता है, तो आप कहेंगे एक ऐसा एमीटर जिसका प्रतिरोध क्या हो? प्रतिरोध कैसा हो? लगभग शून्य के बराबर हो, उसे आदर्श एमीटर कहते हैं। हालांकि वास्तव में ऐसा संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई सा भी मतलब एमीटर नहीं मिला, या फिर गैल्वेनोमीटर में ऐसा शंट प्रतिरोध लगा के हम बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते। लगभग जीरो के पास ला सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ही जीरो करना संभव नहीं है। तो इसलिए आदर्श एमीटर भी पॉसिबल नहीं होता कि हमें मिल जाए। ठीक है, जब आप क्या करते हो? धारा मापी के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध, यानी जिसे हम शंट कहते हैं, वो लगाते हैं, तो धारा का जो अधिक भाग है वो क्या होता है? शंट में से जाता है, और अल्प भाग क्या होता है? धारा मापी से गुजरता है। अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहा था आपको, IG है। IG क्या होगी? यानी यहाँ पे ये ध्यान रखना आपको, IG हमेशा क्या होता है? IS से छोटा होता है। समझ गए ना? अभी आपको चर्चा करके दिखाया भी था। तो इस बात को ध्यान रखना है कि धारा का अधिक भाग तो क्या होगा? शंट में से गुजरता है, और बहुत ही कम भाग क्या होता है? धारा मापी से गुजरता है। जैसे ही बहुत कम भाग धारा मापी से गुजरता है तो क्या होगा? पैमाने को हमें अंशांकित करना होता है ना। पैमाने को हमें क्या करना होता है? इस हिसाब से सेट करना होता है कि इसका पाठ्यांक परिपथ की कुल धारा को एम्पियर में प्रदर्शित कर दे। इस हिसाब से हम पैमाना वहाँ पे सेट करके रखते हैं। धारा मापी के साथ शंट लगाने पर इसके मापन की परास बढ़ जाती है, इसीलिए लगाते हैं कि इसका मापन का परास बढ़ाया जा सके। ठीक है, चित्र में आपको मैंने दिखाया था गैल्वेनोमीटर, आपने देख ही रखा है गैल्वेनोमीटर को। उसमें मान लो आप गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध क्या मान लें? RG मान लेते हैं, और धारा हम क्या कर लेते हैं? IG मान लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इसी चीज़ पे चर्चा की थी कि गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है उसको हमने RG मान लिया, उसमें से बहने वाली धारा को हमने क्या किया? IG मान लिया, और ये भी माना कि गैल्वेनोमीटर को I एम्पियर की अधिकतम परास वाले एमीटर में रूपांतरित करने के लिए समांतर क्रम में एक शंट प्रतिरोध लगाया गया है। कौन सा? RS। ठीक है, एक शंट प्रतिरोध लगाया गया है जिससे क्या हो? कुल धारा जो है I बह जाए। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक चीज वो की वही है। इसकी रचना कैसी होगी? वही अभी जैसे अपन ने की थी रचना, चित्र अपन इसका बना हुआ है अपने पास। चित्र में एमीटर की रचना को दर्शाया गया है। चित्र में किसी कुलकित कुंडली धारा मापी, जिसके संबंध में हमने पहले भी अध्ययन कर लिया है ना। किलकित कुंडली के बारे में आपको मैंने बता दिया। दोनों संयोजकों पे क्या करते हैं? T1 और T2 के मध्य क्या करते हैं? एक RS शंट प्रतिरोध लगाते हैं। जैसे मैंने शंट प्रतिरोध स्टार्ट किया था, वहाँ पे एक चित्र बना हुआ था। तो शंट प्रतिरोध कौन से क्रम में लगाएंगे? हम शंट प्रतिरोध लगाएंगे समांतर क्रम में। ठीक है,
अपन ने क्या किया, ये भी मान लिया कि जो एमीटर है मेरे पास उसका अधिकतम पाठ्यांक कितना है, आई ए का मतलब है आई एम्पियर है, ठीक है। और ये आई एम्पियर जो प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए क्या करना पड़ा, आपको ये पता करना पड़ा कि गैल्वेनोमीटर में आईजी धारा प्रवाहित होनी चाहिए। तो कुल मिला के कहने का मतलब है गैल्वेनोमीटर में आईजी धारा प्रवाहित करने पर हमें एमीटर पर अधिकतम पाठ्यांक कितना लेना है, आई एम्पियर लेना है, ठीक है। चित्र ये रहा आपके सामने, ये ऐसा चित्र पहले दिखाया गया था, बस फर्क कितना है, T1 और T2 के मध्य हमने क्या कर रखा है, ये शंट प्रतिरोध लगा रखा है, जिससे क्या हो गया, एमीटर में रूपांतरित हो गया। जो अपना किलकित गैल्वेनोमीटर था उसमें T1 और T2 के मध्य हमने जो स्प्रिंगें थी ना दोनों, भाई स्प्रिंगों को T1 और T2 के साथ लगाया गया था, इनके बीच में हमने क्या किया, एक प्रतिरोध जोड़ दिया, जिससे हम क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। ये प्रतिरोध क्या होता है, अल्प होता है, अल्प प्रतिरोध को जोड़ा। तो आपसे कहा जाए कि चित्र बना दीजिए, तो गैल्वेनोमीटर वाला चित्र बना दीजिए किलकिट वाला, उसमें दोनों के बीच क्या करें, एक प्रतिरोध जोड़ दें, अल्प प्रतिरोध, जिसका नाम क्या करेंगे, शंट दे देंगे। समझ गए। तो इसको देख के भी रचना की जा सकती है। देखिए शंट का प्रतिरोध ये था अपने पास, आर एस बराबर आई जी आर जी बटे में आई माइनस आई जी। हम ये भी जानते हैं किसी भिन्न में अगर नीचे वाला जिसको हर कहते हैं उसको बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान क्या होगा, कम होगा। आई जी को एक बार मैं स्थिर मान लेता हूं, अब जैसे जैसे मैं आई को बढ़ाऊंगा नीचे वाला बढ़ेगा तो पूरा मान यानी क्या होगा, आर एस क्या होगा, घटेगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एमीटर का प्रास हम क्या करें, जितना अधिक होगा, एमीटर का प्रास क्या होगा, जितना अधिक होगा, शंट प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, उतना ही कम होगा। जो शंट प्रतिरोध है उसका मान क्या हो जाएगा, उतना ही कम होगा। इस बात का भी ध्यान रखना है। इसको और आप आसानी से लिख सकते हैं, बिल्कुल याद रखने वाले तरीके में आप चाहे नहीं लिख सकते हैं। देखिए आर एस बराबर, ये तो अपने पास है आई जी और क्या है अपने पास, आर जी है, बटे में आई माइनस आई जी क्या था, याद कीजिए, आप याद कीजिए। आई बराबर आपको बताया था, क्या बताया था, आई जी प्लस क्या होता है, आई एस होता है ना। तो यहां मुझे निकालना है आई माइनस आई जी, तो आई माइनस आई जी किसके बराबर आ रहा है, आई एस के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे आई माइनस आई जी है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आई एस लिख सकता हूँ। अब इसको इस तरह लिख लीजिए ताकि आपको याद रहेगा, आर एस बटे में आर जी, आर एस बटे में आर जी बराबर आ गया आपके पास आई जी बटे में आई एस, उल्टा होता है ध्यान रखना। आर एस बटे में आर जी बराबर क्या होगा, आई जी बटे में आई एस। इस फॉर्मूले को याद करके हम किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसको याद करके हम किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। आर एस बटे आर जी बराबर आई जी बटे आई एस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करें, तुल्य प्रतिरोध की गणना कर लें कि इस एमीटर में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ये तो आपको पता है कि यहाँ पे कौन से क्रम में लगा हुआ था, ये समांतर क्रम में था, और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र पता ही है, 1/r बराबर क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/ कितना होता है, r2 होता है। पहले अपन ने कई बार कर चुके हैं, क्या हुआ है, चलिए फिर कर देता हूं आपको। r1 r2 आ गया और इधर हो गया बच्चों आपका r2 प्लस r1। व्युत्क्रम ले लें दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का जब हम व्युत्क्रम लेते हैं तो r बराबर आता है अपने पास r1 r2 बटे में r1 प्लस r2, ये तो होगा r1 r2 बटे में r1 प्लस r2। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे rg और rs है, r1 rs मान लो, r2 rg मान लो। तो यहाँ पे जो एमीटर का जो तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध और शंट का प्रतिरोध दोनों को हमने क्या किया, समांतर क्रम में जोड़ा है, तो तुल्य प्रतिरोध आ गया rs rg बटे में rs प्लस rg। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए जो शंट का प्रतिरोध है वो गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध से तुलना में बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, यानी नीचे वाले में इसको छोड़ा जा सकता है, बहुत कम है। तो Rs प्लस आर जी की जगह मैं सिर्फ क्या लिख सकता हूँ, Rs प्लस आर जी की जगह मैं लिख सकता हूँ, Rs को हटा दिया, केवल Rg को रहने दिया। Rs को क्या किया, हटा दिया, केवल Rg को रहने दिया। और जब केवल Rg को रहने दूंगा तो ये लगभग कट भी सकता है। तो कुल मिला के जो इसका प्रतिरोध आ रहा है लगभग किसके बराबर आ रहा है, शंट के प्रतिरोध के बराबर आ रहा है। किसके, शंट के प्रतिरोध के बराबर आ रहा है। कहने का मतलब ये हो गया शंट का प्रतिरोध तो क्या था, बहुत ही कम था ना। हमने शंट का प्रतिरोध कैसा लिया था, बहुत ही कम लिया था। इसका मतलब जो मैंने एमीटर बनाया उसका प्रतिरोध भी क्या हो गया, शंट के प्रतिरोध के बराबर हो गया, बहुत ही कम प्राप्त हुआ। तो धारा क्या होगी, अच्छी तरह आएगी, और धारा को ये क्या कर सकता है, सही से माप सकता है। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका धारा मापी पे का एमीटर में रूपांतरण। आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे, आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में।
तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।